धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और अब तो ईरान के साथ साथ लेबनान से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों की भी। वैसे चर्चा में फिर से एक बार पिछले 3 साल से जो जंग चल रही है रूस और यूक्रेन, वो भी आ गई है। कोई कह रहा है वो जंग बंद होने जा रही है, कोई कह रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने जा रहा है। जर्मनी में एक बड़ा घटनाक्रम हो रहा है यूरोपीय यूनियन के देशों को लेकर और ब्रिटेन को लेकर। कैसे उसे देखा और समझा जा सकता है, और इसके अलावा तमाम जो घटनाक्रम है उनके क्या माने निकलते हैं, हम भारतीयों के लिए समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारे साथ जुड़ने जाने फिर से एक बार कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर है, जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। मैं भारतीय आज ज्यादा कर रहा हूं तो भारतीय संविधान दिवस मनाया जा रहा है। संसद बंद कर दिया गया है कल तक के लिए, यानी कि स्थगित कर दिया गया है। लेकिन प्रोग्राम जिस तरीके से आयोजित किए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है सत्ता पक्ष का अलग प्रोग्राम चल रहा है, विपक्ष अपना अलग प्रोग्राम कर रहा है। इसमें असल जो जिम्मेदारी मेरे हिसाब से होती है वो सत्ता पक्ष की ज्यादा होती है। उसे संविधान दिवस के मौके पर दिखाना चाहिए था कि सत्ता पक्ष और विपक्ष संविधान के मामले में, लोकतंत्र के मामले में एक है। लेकिन लगता है सत्ता पक्ष ने अपना इवेंट बना के रख दिया है संविधान दिवस को। मैं आपसे सहमत हूं पूरी तरह से, और जहां तक संविधान दिवस मनाने की बात है वो अलग बात है। संविधान को सही ढंग से उसको लागू करना, उसकी रक्षा करना, वो है बिल्कुल अलग बात है। यह हमें खास रूप से आज के भारत में नजर आ रहा है, पूरे विश्व भर में भी है, भारत में भी है। और यदि संविधान की रचना या नए संविधान की बनावट हो, हमारे पुराने संविधान में 100 से अधिक उसमें ऐसे तोड़ फड़ोड़ संवैधानिक तरीके से किए गए हैं कि वह संविधान नहीं रहा जिसकी कल्पना संविधान बनाने वालों ने की थी, जिसकी 1937-38 में ही चुने गए थे जो जनता के प्रतिनिधि थे। उन्होंने स्वतंत्रता के पहले से शुरुआत काम की और बाद तक बनाया, और उसमें 4 खंड थे, और खासकर जो साम्यवादी और समाजवादी गुट के लोग थे उन्हें उठाकर बाहर फेंक दिया गया। कांग्रेसियों ने उन्हीं को रखा जिनको वह चाहते थे और उनके हिसाब से बनाया। इसके बावजूद ही संविधान यदि भाषा के हिसाब से कहे तो हमारा विश्व के एक बेहतरीन संविधान में से आता है। लेकिन वह इतना छत विछत हो गया है कि अब बाकी जो भी कुछ कहा जा रहा है वो मात्र दिखावा है और कुछ नहीं है। जी, दिखावे मात्र के आधार पर ही कुछ चीजें हैं, उनको लेकर बात कर लेते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि जो सेकुलरिज्म का शब्द है, जो सोशलिज्म का शब्द है, वो संविधान से नहीं हटाया जाएगा। ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने कल किया। लेकिन इसके इतर मीडिया कल से खबरें चला रहा है कि खुद को बाबा साधु पता नहीं क्या क्या बताने वाला धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अपनी यात्रा निकाल रहा है। इन दोनों खबरों को एक साथ अगर मैं आपके सामने रख के आपसे टिप्पणी चाहूं तो मैं इतना कहूंगा कि हमारे एक सुप्रीम कोर्ट के पहले के चीफ ने भी आज से 6-7 वर्ष पहले कहा था कि यदि तुम प्रेशर कुकर में नीचे से गर्मी करते हो, उसमें पानी है और उसका सीटी नहीं निकलने दो, यानी उसका स्टीम जो निकलता है बीच बीच में वो ना निकलने दो तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो जहां तक सुप्रीम कोर्ट है, सोशल मीडिया है, पुलिस प्रशासन है, एक दो ऐसी घटनाएं अपने आप होती है, ऐसा लगता है कि नहीं प्रजातंत्र की रक्षा करने के लिए ये लोग बड़े मुस्तैदी से खड़े। सब बंद कर दोगे तो फिर हंगामा हो जाएगा, फूट जाएगा, बवाल हो जाएगा, सुनामी आ जाएगा, और उसको रोकने की बात है। नहीं तो हमारे देश में जो भी प्रजातंत्र है वह पूंजीपतियों के लिए है। जो भी संविधान है उसके कार्यवाहक, उसके समीक्षक, उसके लागू करने वाले, वह सब पूंजीपति वर्ग के लिए है। 5% लोगों के लिए है, बाकी 90 से 95% या तो तालियां बजा रहे हैं, या भाग रहे हैं, या संघर्ष कर रहे हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तभी तो साथ साथ में हिंदू राष्ट्र की बातें भी कराई जा रही हैं, और किस मुंह से की जा रही हैं संविधान की बातें। सोचिएगा, उन लोगों के चेहरों को जरा गौर से देखिएगा, कितने माहिर हैं अपनी झूठ और मक्कारी के लिए। अब अगली खबरों का रुख कर लेते हैं, जिसमें पहला जो अपडेट हमारे पास आ रहा है वो है अडानी ग्रुप से जुड़ा हुआ। अभी तो कहा जा रहा था कि अडानी पावर के खिलाफ जांच की जाएगी बांग्लादेश में, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अडानी ग्रुप से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं सबकी जांच होगी। वो सारे मामले जो 2009 से लागू है, यानी एग्रीमेंट हुए हैं, जो खुलेआम रूप से हैं, जो छुप के हैं, उनमें भी, यानी क्या ऐसे कुछ हैं वहां पे इस तरह के काम अडानी ग्रुप वहां पे कर रहा है जिसका ऑफिशियली हमें पता नहीं है।
यदि है तो बांग्लादेश के सरकार को पता था, और चूंकि सत्ता बदल चुकी है, उन लोगों के सामने आ गए हैं, तो वहां के जो भी लॉ मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, उनको साफ लग रहा है कि उनके बस की चीज नहीं कि सबको वो खोद सके, निकाल सके, इसलिए वह जो लॉयर हायर करेंगे वह इंटरनेशनल कंपनी को हायर करने वाले हैं। यानी मसला बहुत बड़ा है, या भारत को फंसाने की बात है, या अडानी से अलग होने की बात है। उनके करोड़ों नहीं अरबे रुपये भी जो फंसे हुए, और दूसरी चीज है सबको हड़पने की बात हो, क्या हो तो अलग बात है, लेकिन यह पूंजी के दो देशों के, दो ग्रुप के बीच में लड़ाई है। और जहां तक जनता की बात है, भले ही यहां की जनता कहे कि अब पहले मोदी जी की बात करते थे, अब अडानी जी की बात करेंगे कि वही भारत है और वह जो है सो हिंदू राष्ट्र के प्रतीक है, तो बात अलग है, और वहां उस तरह की घटनाएं करें। लेकिन सारी कोशिश यही होती है कि जो मूर्त यानी वास्तविक समस्याएं जो है उसको हटा के उसके ऊपर अमूर्त एक वातावरण डाला जाता है। अब यदि अडानी के ऊपर कुछ होता है, अडानी के ऊपर कुछ होता है, अमेरिका में एक्सपोज किया जाता है, तो यहां कहा जाता है देश को खतरा है। देखिए किस तरह से बातों को पलट दिया जाता है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बातें बांग्लादेश में हो रही है, लेकिन इसकी संभावना है कि वहां के लोग, अमेरिका कहे ना कहे, आगे बढ़ के जो ग्रुप आ रहे हैं भारत के खिलाफ आंखें दिखाकर और अपनी सत्ता मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि आज भी यदि स्वतंत्र चुनाव हुआ तो शायद वो सत्ता में ना टिक पाए। जी, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, खतरा। तो खतरा तो अडानी से आज पूरे देश को है, और मोदी सरकार जिस तरीके से उसके साथ खड़ी हुई है उससे संसद को भी यह खतरा हो रहा है। शायद उन्होंने संसद को अडानी की गुलाम बना के रख दिया, उसको लेकर वहां बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन सबको छोड़कर मीडिया जानते हैं क्या बता रहा है आज? साहब आज 26/11 है, मुंबई हमला हुआ था, उस दिन गौतम अडानी ऐसे ऐसे बचे थे। अब 1971 के युद्ध का सारा श्रेय मोदी को देना, आज जिसकी आपने घटना की यानी अडानी को देना, एक नई नई कहानियां गढ़ना करना, और वैसे ही हो रहा है जैसे 1975 के पहले भारत में हमारे देश में था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, है ना, यह कहा गया था। इंदिरा गांधी भारत है, भारत इंदिरा गांधी है। बरुआ नामक वो एक राजनीतिज्ञ थे जो आसाम के थे, और यहाँ पाके उन्होंने गांधी मैदान पटना से इसकी घोषणा की थी, और लोगों ने बड़ी जोर से तालियां बजाई थी। लोगों को यह नहीं पता चलता है कि ऐसा करने से तुम्हारी जमीन खिसक रही है, तुम्हारा आर्थिक शोषण बढ़ेगा, और प्रताड़नाएं भी बढ़ेंगी सरकार की तरफ से यदि तुम उसका विरोध करोगे, तो तुम्हारी जो भी जमीन थी वो खत्म हो रहा है। जी, चलिए, एक बड़ी खबर चल रही है जिसे हमारे यहाँ का मीडिया पूरा शोर शराबे के साथ दिखा रहा है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया हमने सर्च किया, कहीं पे खबर भी नहीं मिल पाई। इस्कॉन मंदिर से जुड़े हुए कोई पुजारी महंत जो भी हैं, उनको बांग्लादेश में देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। इसको लेकर पूरे बांग्लादेश में, चटगांव में, ढाका में धरने प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। क्या जानकारी आपके पास? एक जिसने किया है उसने एक छोटा सा मेरा भी नाम चुरा लिया है, वह चिन्मय कृष्ण प्रभु दास। खैर ये तो मजाक की बातें हुई। और जब से नई सरकार बनी है, पूरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के बहुत बड़े हितकारी हैं, प्रजातंत्र को स्थापित करना चाहते हैं, कई दूसरे पार्टियों के नेताओं से मिल रहे हैं और वो सब कर रहे हैं। लेकिन इनके ऊपर एक आरोप लगाया गया, क्या घटना है मुझे पूरी तरह नहीं मालूम है, कि बांग्लादेश के राष्ट्रीय झंडा का इन्होंने अन्य लोगों के साथ मिलकर उसकी बेइज्जती की। हो सकता है हाथ से कहीं लगा हो, कुछ हुआ हो, सैल्यूट ना मारा हो। यह एक बड़ा खतरनाक चीज है कि आप राष्ट्र विरोधी हो गए क्योंकि आपने झंडा का सम्मान नहीं किया, आप राष्ट्र विरोधी हो गए क्योंकि संविधान की अपनी इज्जत नहीं की। इनफैक्ट आप देखिए कई देशों में, स्वीडन वगैरह में, इस पर कोई वो मतलब आप FIR लॉज नहीं कर सकते। आप झंडा को लपेट के चले जा रहे हैं, झंडा से मुंह पोंछ रहे हैं, या संविधान को उठा के आग लगा दी, कोई अंतर नहीं पड़ता। वह ऐसा कोई चीज नहीं है। तो ये आपने जानबूझ के चीजें बनाई हैं कि पूरी जनता को भड़काया जाए कि बाप रे हमारे झंडे का अपमान कर दिया, और इसके आधार पर उन्हें जेल बंद कर दिया गया। हो सकता है ये वास्तव में गड़बड़ी कुछ और कर रहे हो, आधार वैसा बनाया गया जो कि आधारहीन है।
जी। बिल्कुल, आपने जो शब्द इस्तेमाल किया ना कि गड़बड़ी कुछ और कर रहे हैं, वो जो हिंदुओं पर हमले की जो खबरें हैं वो इन्होंने बहुत सारी प्लांट की हैं, ऐसे इनके ऊपर आरोप है। और इन्होंने जो है बांग्लादेश को उस तरीके से सांप्रदायिकता की आग में झोंकने की कोशिश की, ये भी उनके ऊपर आरोप है। जांच हो रही है, देखते हैं क्या निकल के आता है। वैसे हमारे लिए यानी कि भारत में जो बैठा हुआ मीडिया है या भाजपा के लोग हैं, उनके लिए तो एक मुद्दा मिल ही गया कि देखो बांग्लादेश में हिंदू कैसे पीड़ित है। अगली खबर है पाकिस्तान से। बेलारूस का के राष्ट्रपति 3 दिन के लिए पाकिस्तान क्यों आ गए हैं? आज से एक दशक पहले, 10 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था कि पाकिस्तान का संबंध बेलारूस से, हमारा भी नहीं था। मतलब राजनीतिक संबंध होना एक अलग बात है, और वह भी 3 दिन के दौरे पे आए। इनके आने से पहले 60 से अधिक दूसरे तरीके के मंत्री और इनके जितने भी बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं वो सब पहुंचे हुए। इनके वेलकम करने के लिए पाकिस्तान के केवल प्रधानमंत्री नहीं, उप प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री सब पड़े हुए थे, वहां से भी आए। और वहां के 40 से अधिक बड़े बड़े बिजनेसमैन आए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या मतलब पक रहा है। यह जो है एक साधारण नहीं, कहने के लिए उन्होंने कहा कि हमारी आपसी समझौता होगी, अंतर्राष्ट्रीय बातें करेंगे, पाकिस्तान के बारे में बातें करेंगे, लेकिन मुख्य मुद्दा इनका जहां तक है वो तेल का, एनर्जी सेक्टर का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, पावर का। और साथ साथ यह भी होगा कि यह रूस की तरफ से कुछ लेके आए हों कि भैया ये चीजें हम ऐसा ऐसा आपसे चाहते हैं, और दूसरी तरफ ये अमेरिका को बताएंगे कि यहां पे क्या हुआ। ये सारी बहुत बड़ी घटना चक्र है जिससे हम मतलब हमें जानकारी नहीं मिल पा रही है। जी। लेकिन इसी बीच जो जानकारियां मिल रही हैं उन पर बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद को पूरी तरीके से एक किले में बदल दिया है। कंटेनर लगा लगा के चारों तरफ दीवारें खड़ी कर दी गई हैं, फौज लगा दी गई है, ताकि पीटीआई के कार्यकर्ता इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर डी चौक पर धरना ना दे सकें। ये बहुत बड़ा है। ये लोग पहुंच गए हैं जहां पे इन्होंने रोका गया, जिस डी चौक की बात कर रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि वहां पे प्रधानमंत्री का निवास है, राष्ट्रपति का है, सुप्रीम कोर्ट है, सब कुछ है वहां पे। कुछ दूरी पे इन्हें रोका गया, वहां पे इन लोगों ने वहां पे धरना दे दिया है, रात वहीं टिके, यानी ये तैयारी करके आए होंगे क्योंकि अब तो ठंड का मौसम आ चुका है वहां भी। और यह जो है धरना प्रदर्शन में एक पुलिस वाला मारा गया, सिंपल सा सिपाही मारा गया है। और इस पे वहां के गृह मंत्री कह रहे हैं कि आप किस तरह की प्रजातंत्र की बात कर रहे हैं, किस तरह की शांति की बात कर रहे हैं। लेकिन आपने किस तरीके पे 40-50 से अधिक लगा दिया है उस पे आरोप इमरान खान पे, और जेल के अंदर में बंद कर दिया है। और गृह मंत्री का कहना है कि उनकी बीवी है बुशरा, बीवी बुशरा जो भी नाम है, वो जो है कहीं ना कहीं से पूरे में आग लगाने के काम कर रही है, अपने पति को छुड़वाना चाहते हैं। जबकि पीटीआई की और भी मांगे हैं, जैसे कि जो संविधान में आपने जो चेंज किया वो बिल्कुल गलत है। हमारे ऊपर केवल इमरान खान के नहीं, दूसरे लोगों के ऊपर आपने आरोप लगा के जेल में पकड़ के ठूस रखा है, वह सब गलत है। और इस तरह की कई बातें हैं। तो वहां के पूंजीपति वर्ग के 2 गुटों में बहुत जबरदस्त लड़ाई चल रहा है। लेकिन जिस ढंग से जनता आ रही है, यदि जनता को यदि विकल्प मिले और जो वो आधार बना रही, इसकी कितनी भी कोशिश आज की पाकिस्तानी सरकार की कि इनको नहीं आने दे, वहां की जनता नहीं मान रही है। भारत की जनता इस मामले में वहां से पीछे है। जी। आपने पूंजीपति शब्द इस्तेमाल किया और कहा कि 2 पूंजीपति आपस में लड़ रहे हैं, यानी पीटीआई का पूंजीपति अलग है और जो अब सत्ता में है उनका पूंजीपति अलग है। मैं कहना यह चाह रहा था कि पूंजीपति वर्ग के 2 हिस्से, जैसे यहां पे भाजपा एक और कांग्रेस दूसरा, दोनों वही आपस में सत्ता के लिए मलाई खाने के लिए लड़ रहे हैं, और वह लड़ाई तेज चल रहा है। वैसे पूंजीपति वर्ग के बीच में भी संघर्ष चलता रहता है, जिसका नतीजा यूक्रेन में युद्ध हो रहा है। चलिए, तुर्की में इतालवी दूतावास के बाहर क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है? हाँ, ये भी मसला है। वहां के कई छात्र, सैकड़ों की संख्या में, जो इटली जाके अपना पढ़ाई करना चाहते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं से, या तो इटली से या अपने खुद के देश तुर्की से, इन्हें स्टूडेंट ग्रांट मिल गया, सब कुछ मिल गया है। और सेशन चल रहा है, एक सेशन 1 महीना से अधिक हो गया है, और उनको वीजा नहीं मिल रहा है। किसी आधार पे, छोटे छोटे आधार पे 3 महीना के बाद वो कहते हैं, दूतावास आके उनको मैसेज भेजता है कि आपके जो स्पॉन्सर थे उनके पास सफिशिएंट पैसा नहीं था, इसका मतलब हमारे यहाँ आके अब आप जो हैं सो यहीं पे बसने की कोशिश करेंगे, यहाँ नौकरी करना चाहेंगे, वगैरह वगैरह करना चाहेंगे। और इसलिए ये लोग नाराज, इनके जितने भी संबंधी वगैरह हैं, ये लोग काले काले माले ला के वहां पे कर रहे हैं, क्योंकि हंगामा तो नहीं कर रहा है और उसकी ढेर लग रही है। वैसे तो ना याद दिला दूं कि यहाँ के प्रधानमंत्री
जॉर्जिया मेलानिया, मैंने नाम लिखा है चूंकि इनका नाम नहीं याद रहता है, और भाभी वो जी। विश्व भाभी जी हैं या एलॉन मस्क के साथ डेट करने वाली हो, तो जो भी काफी आपके। फेमस है। लेकिन एक्सट्रीम दक्षिण पंथी है, नहीं चाहते हैं कि विदेश के लोग आए। तो मैं तो इतना ही कहूंगा इन छात्रों कि अपने देश में क्यों नहीं पढ़ते, क्यों भाग रहे वैसे जगह जहां तुम्हारी इज्जत नहीं है। जी बिल्कुल सही बात है, जहां तुम्हारे आने से कोई खुश नहीं है, तुम्हें सम्मान नहीं दे रहा, ऐसी जगह को तो ठोक कर मारो। रोमानिया में चुनाव हुआ है सर, और राष्ट्रपति के चुने जाने के बाद चर्चाएं बड़ी जबरदस्त चल रही हैं। क्या ऐसा हो गया वहां पे? रोमानिया का पूरा डिटेल अभी नहीं आ पाया है या मैं नहीं देख पाया हूं, यदि अभी पिछले 2-3 घंटे में आया हो तो। वहां के चुनाव में दक्षिण पंथियों के बीच में ही है, तो एक और जो एक्सट्रीम दक्षिण पंथी है, लेकिन वो प्रो रशिया, रशिया आज कहीं से समाजवादी देश नहीं है, और वह जो है सो चुनाव में सबसे आगे है। अभी तक रोमानिया बिल्कुल मतलब आंख बंद करके रूस के खिलाफ था, रूस को तबाह करने की बात करता था, और इनकी सत्ता आ जाएगी तो अमेरिका कितना परेशान होगा। क्या इस चुनाव को अमेरिका और पश्चिमी जितने देश वो मानेंगे? वैसे ही जैसे वो जॉर्जिया में नहीं मान रहे हैं या वेनेजुएला में नहीं मान रहे, जरूर कुछ ना कुछ अड़ंगा लगाएंगे। तो आने वाले समयों में बड़ा महत्वपूर्ण यह विषय होगा और इस पर हमारा ध्यान देना चाहिए। इतना जरूर समझें कि ईस्टर्न यूरोपियन, जिसमें हंगरी, स्लोवाकिया और यहां तक कि पोलैंड भी अब हटने लगा है इस गोलबंदी में, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि यदि कहीं जबरदस्त युद्ध फैल गया तो हम क्यों मरे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, हम तो छोटे छोटे देश वाले। जी आपने जर्मनी का जिक्र किया। जर्मनी के जो चांसलर हैं वो साफ कह चुके हैं वो अपनी लंबी दूरी की मिसाइल यूक्रेन को नहीं देंगे, लेकिन फिर भी उन्हीं के यहां पर जाकर ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन के जो विदेश मंत्री हैं वो मीटिंग कर रहे हैं। ये तीनों देश अपने आप को E3 कहते हैं। हालांकि अब इंग्लैंड यूरोपियन यूनियन में नहीं है, वो ब्रेक्सिट हुआ उसमें निकल गया, लेकिन ये तीनों देश फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड अपने आप को मानते हैं कि यूरोपियन 3 में आते हैं, इन्होंने बनाया हुआ है। हालांकि कोई बहुत मजबूत नहीं है, इसके बावजूद कहते हैं कि इस क्षेत्र में हमारा ही अधिकार होना चाहिए, अमेरिकी अधिकार को नहीं आने देंगे। वह बात अलग है कि आज अमेरिका के तलवे चाट रहे हैं। वो इस युद्ध के बाद से, रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद से बिल्कुल यूरोप ढह सा गया है कुछ देशों को छोड़कर। और इस हालत में इन्होंने पहले कहा था कि हम क्यों ना अपने अपने अलग अलग देशों के सैनिकों को भेजे वहां पे यूक्रेन की रक्षा के नाम पे। नेटो को नहीं भेजे, नेटो जाएगा तो विश्व युद्ध फैल जाएगा। और अब देख चुके हैं कि लंबी दूरी के मिसाइल देने के बावजूद, जिसका तकरीबन हर दिन इस्तेमाल कर रहा है कुर्स्क एरिया में यूक्रेन, केवल पहली बार नहीं और भी किए जा रहा, 4-5 दिन हो गया, इसके बावजूद रूस ने नहीं किया तो रूस ने इसको भी कर लिया, तो हम भी अपने सैनिक भेज दें। और यह शुरुआती तब हुई इस बातचीत की, इसके पहले ये आपके कीर स्टारमर यानी यूके के प्राइम मिनिस्टर फ्रांस पहुंचे थे, चुपचाप इन्होंने कुछ बात की। याद रखें ब्रिटेन का कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, ये बड़े ही युद्ध के प्रति बहुत इनका प्यार है, बहुत ही जबरदस्त साम्राज्यवादी है। अमेरिका के साथ साथ मिलकर दुनिया में कहीं भी लड़ाई हो तो अपनी महत्ता करने के लिए हर जगह युद्ध चाहते हैं। और इन्हीं के पिछले प्रधानमंत्री, पिछले जो बोजो यानी बोरिस जॉनसन के कारण यह युद्ध शुरू हुआ, नहीं तो बंद हो चुका रहता। जी नहीं, मुझे एक चीज यहाँ क्लियर कीजिए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये नाटो और इन देशों की सेनाएं अलग अलग हैं क्या? देखिए, नेटो जो है नॉर्थ अटलांटिक नेटो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है ना, जिसमें अमेरिका भी है। यूरोपियन यूनियन में अमेरिका नहीं आता, वह अलग देश है, अलग उसका मतलब नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है, उसका महादेश जो है वो अलग है, देश अलग है। तो काफी मात्रा में ये आपस में घुले मिले हैं। अभी इंग्लैंड या यूके नेटो का हिस्सा है, बिल्कुल है, लेकिन वह यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। यूरोपियन यूनियन मतलब सारे यूरोप के देश है नहीं है। तुर्की बड़ा बेचैन है उसमें प्रवेश करने के लिए, मोल्दोवा भी है, जॉर्जिया भी शायद चाहता है, अर्मेनिया चाहता है। तो थोड़ा थोड़ा का अंतर है, लेकिन अंतर तो है। जी नहीं, अंतर है। मैं ये समझना चाहता हूं, मान लीजिए ब्रिटेन अगर अपनी फौज भेज देता है, जर्मनी और तमाम यूरोपीय यूनियन के देश अगर अपनी फौज भेज देते हैं यूक्रेन में, तो उसे क्यों ना माना जाए कि नाटो आ गया है? इसलिए कि वो कहेगा हम नेटो की तरफ से नहीं आए, एक नेटो का अलग सा संगठन है, वो बदमाशी और कुछ नहीं है। यह जो है कहने के लिए, दिखावे के लिए है। पोलैंड के नाम पे छोटे, इथोनिया, एस्टोनिया, छोटे छोटे नामों के देश में कुछ जर्मनी के, कुछ फ्रांस के जाएंगे, कहेंगे भाई नेटो की तरफ से नहीं है। नेटो का हेडक्वार्टर अलग है, ब्रुसेल्स में है, उसके जो चीफ हैं वो अलग है, जो नए बने
स्टोल्टनबर्ग के हटने के बाद से, वो सब अलग चीज है। हम लोग अलग से लड़ रहे हैं, हम अपने भाइयों के स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए हमारे सैनिक, और वह भी यह नहीं कहेंगे सैनिक है, पीएमसी नाम यानी प्राइवेट मिलिट्री कोर के नाम से उसको भेजेंगे कि इन लोगों ने अपने आप से कहा है जाने के लिए तैयार हो जा रहे हैं, हालांकि होंगे मुख्य रूप से नेटो के ही सैनिक। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। इसी लाइन को अगर पकड़ के पुतिन कहे कि मैं तो इनको नेटो के ही सैनिक मानता हूं, मैं तो अलग अलग देशों के सैनिक नहीं मानता हूं, तो राड़ तो बढ़े ही बढ़ेगी, घटेगी कहां? रार तो बढ़ ही रहा है। अब देखने की बात है कि इस लंबी दूरी के मिसाइल के बाद से, और यह मालूम है कि नेटो के कम से कम 8 से 10,000 सैनिक हैं, फ्रंट पे नहीं है। इन देशों का आ जाएंगे तो फ्रंट पे भी आ जाएंगे, जैसे कुर्स्क में जा सकते हैं, ईस्टर्न फ्रंट पे जा रहे हैं, जो कि यूक्रेनियन रोकने में असमर्थ हो रहे हैं, क्योंकि उनके जो पक्के पकाए पहले से जो पूरी तरह से ट्रेंड और एलीट जो आर्मी थे, उनका बहुत हद तक सफाया हो गया। नए नए आए हैं, उनको युद्ध का तरीका एक सवाल ये बताइए कि जब ट्रंप आ ही रहे हैं और 9-10 जनवरी को शपथ ले ही लेंगे, तो इन तमाम देशों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो बंदा कह रहा है मैं जंग नहीं चाहता हूं, तो क्यों सुन रहे हैं बाइडेन की बात? अभी तमाम देश बाइडेन के साथ मिलकर और अमेरिका का जो डीप स्टेट हो मिलकर चाहता है कि ऐसी परिस्थिति पैदा कर दे कि ट्रंप के आने के बाद भी युद्ध ना रुके। जी बिल्कुल, आपने एक लाइन में बहुत बड़ी बात कह दी है। जापान और फिलीपींस में अमेरिका ऐसा कौन सा मिसाइल सेटअप लगा रहा है जिसको लेकर चाइना को बड़ी चिंता हो रही है? मिसाइल सेटअप और मिलिट्री बेसिस भी बना रहा है। वैसे दुतर्ते जिसकी हमने बात की, जिनकी बेटी उप प्रधानमंत्री अभी वहां पे, उन्होंने तथाकथित रूप से एक मतलब वो पैसे दे दिए है असासिनेशन के लिए कि प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को मार दे। तो उनके जो पिता आए थे आज से 5-6 वर्ष पहले, तो उन्होंने कहा था अमेरिका से बराबर की दूरी रखेंगे, हम अमेरिकी परस्त नहीं रहेंगे, अमेरिकी सैनिक जो है भगा देंगे दूतेरते। लेकिन बहुत जल्दी ही अमेरिका ने जब उनको डंडा लगाया कि भैया जो तुमको ड्रग माफिया के खिलाफ करना है करो, तुम भी माफिया तैयार करो, शांति से रहो, बाकी कुछ मत करो, नहीं तो हम तुम्हें लिक्विडेट करके खत्म कर देंगे। तब से यहाँ चल रहा है। तो अब इनका बेसिस जो जापान और यहाँ बन रहा है, इसका कारण अमेरिका जो बताता है, जिसपे चीन नाराज हुआ कि यदि ताइवान में लड़ाई भड़कता है, कुछ युद्ध होता है, तो हमारे आसपास में सैन्य ठिकाने होने चाहिए जहां जल्दी से आ जाए। अमेरिका सामने बहुत टाइम लगेगा, और इसकी जो तैयारी है वो बड़े स्केल पे होगी। आर्मी इन्हीं का होगा, उनके बेसिकली ट्रेनर, और मुख्य रूप से हो सकता 2 से 4,000 5,000 हो, लेकिन 25-50 हजार फिलीपींस के सैनिक होंगे, उधर जापान के सैनिक होंगे, ज्वाइंट एक्सरसाइज होगा तो तुम कूच करो ताइवान की तरफ। इससे भड़का हुआ है चीन। जी एक सवाल यहाँ पे ये नहीं पैदा होता क्या चीन अपने इन पड़ोसियों को ढंग से समझा नहीं सकता है? कहीं ऐसा ही तो हो रहा होगा कि चीन का डर इनके दिमाग में इतना होगा, तभी अमेरिका को इतना स्पेस दे रहे होंगे, जगह दे रहे होंगे। सिर्फ समझाने से होता तो क्या हमारे यहाँ अभी तक बेरोजगारी रहता क्या? 2 करोड़ हर साल यदि मिलता तो पिछले 10 साल में 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिला रहता। आज भारत बल्ले बल्ले होता। समझाने से कुछ नहीं होता है। जी जापान में ऐसा कौन सा मेमोरियल इवेंट किया जा रहा है जिससे साउथ कोरिया को बड़ी दिक्कत हो रही है? ये महत्वपूर्ण है। ये उस वक्त की बात है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और जापान में ही एक छोटा सा आइलैंड है सैडो, SADO, सैडो या सोडो, जो ही जापानीज उसका उच्चारण करते हो, और वहां पे सोना और चांदी का बहुत बड़ा मतलब भंडार मिला था। और इनके चूंकि पास ऐसे वर्कर्स नहीं मिल रहे थे, इसलिए इन्होंने कोरिया से हजारों वर्कर्स को जबरदस्ती उठा कर लाया था, दिन रात काम करवाते थे, जिसमें कई मारे भी गए। अब उसके ऊपर मेमोरियल की बात है। अब कोरिया के, दक्षिण कोरिया के हंगामा, उत्तर कोरिया चुपचाप यदि कुछ बोला हो तो मतलब मुझे नहीं पता है। दक्षिण कोरिया चूंकि उसका मित्र है, और दक्षिण कोरिया ने कहा कि भाई हमारे लोग मारे गए, हमारे लोग गए, काम किया, उसको तुम स्वीकार करो, अपनी गलती मानो, या जापान मानने को तैयार नहीं। वह मानता है कि ठीक है, कोरिया के मजदूर आए थे, काम किए, गए। और इस पे इन्होंने कहा दक्षिण कोरिया के लोगों ने कि हम जापान के साथ नहीं करेंगे, हम अलग से करेंगे। हालांकि वह भी एक दिखावा है, और अपने जनता को दिखाने की बात है कि हम जो कर रहे हैं, हम अपने देश की जो पिछले की जो मतलब जो भी घटनाएं घटी हैं उसके लिए काम कर रहे हैं, ना कि जापान के लिए कर रहे हैं। हालांकि दक्षिण कोरिया के विपक्ष ने साफ कहा कि तुम जापान को समझाने में असमर्थ नहीं रहे हो, जैसा आपने कहा कि चीन क्यों नहीं समझा रहा। चलिए, अमेरिका से जुड़ी हुई खबरों का रुख कर लेते हैं। ये ट्रंप अपने दानदाताओं की जानकारी देना क्यों नहीं चाहते हैं?
ट्रंप वैसा बहुत कुछ कर रहे हैं जो इतिहास में पहले नहीं हुआ था, यानी इतिहास बना रहे हैं। और ट्रंप के समर्थक इससे बड़ी ताली बजा रहे हैं कि बड़ा इतिहास बन रहा है। जैसे एक इतिहास उन्होंने बनाया था कि जब ट्रंप अपनी सत्ता से हट रहे थे, बाइडेन को बुला रहे थे, उन्हें बाइडेन को टेक ओवर करना था, अपने यहाँ नहीं बुलाया। यह बुलाया जाता है, हैंडिंग टेकिंग ओवर का है कि क्या क्या चीजें हैं, बातें होती, जैसे बाइडेन ने भी बुलाया और ट्रंप गए। उसमें यह भी एक है कि कुछ मिलियन, यानी करीब $7 मिलियन से अधिक यदि आप लेते हैं इस ट्रांजिशन पीरियड में, तो आपको दिखाना है कि आप कहां कहां से ले रहे हैं। अब इसको नहीं बता रहे हैं, यह प्रोबेबली अमेरिकी इतिहास में पहली बार हुआ है, लेकिन ट्रंप उसको गोल कर रहे हैं। यानी ट्रंप केवल राष्ट्रपति नहीं है, बल्कि हमारे बिहार के जब शुरू में मुख्यमंत्री बने थे लालू यादव, जिस तरह की उन्होंने लूट मचाई थी हर जगह, जहां भी पैसा जमीन मिल रहा है अपने नाम किए जा रहे हैं, वही ट्रंप कर रहे हैं। उनको लग रहा है इसके बाद तो रहने से रहे, पता नहीं यदि मान लीजिए सही में अपने साथ नरक लेके जाते तो कितना और लूट मचाते ये लोग। बिल्कुल सही है। वैसे लालू प्रसाद यादव वाले मुद्दे पर कभी और बात करेंगे, क्योंकि 25 मिनट से ज्यादा का टाइम हो चुका है, वक्त का तकाजा है। अगली खबर ट्रंप से जुड़ी हुई है। ट्रंप को अदालत ने एक और बड़ी राहत दे दी है, और 2020 के चुनावी वाला जो मामला था उसमें भी शायद बरी कर दिया उनको। हाँ, बरी नहीं किया है, उन्होंने वापस ले लिया है प्रोसिक्यूशन जितने थे। अच्छा। कि भाई सुप्रीम कोर्ट का तो ऑर्डर एक है कि भाई वो चीजें जो राष्ट्रपति रहते हुए और उस काम में काम किया, तो उसमें उन पर कोई भी दोषारोपण नहीं लग सकता है। और दूसरी चीज साफ है कि 1.5 महीने बाद या जब भी है 10 जनवरी को जो राष्ट्रपति बनते हैं, तो उसके बाद से आप इनके ऊपर वह कार्रवाई नहीं कर सकते वहां कानून के हिसाब से। और इस बीच में जो भी है वो सब खत्म ही कर देंगे। वैसे ही जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर जितने भी धाराएं लगी थी सबको निरस्त कर दिया, कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एलन मस्क को अभी तक माना जाता था कि वो ऑटोमोबाइल के बड़े खिलाड़ी हैं, इंटरनेट के बड़े खिलाड़ी हैं, सोशल मीडिया के बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन अब तो वो ये बता रहे हैं कि फाइटर जेट की जरूरत ही नहीं है, ड्रोन लाओ भैया, ड्रोन। जहां तक मेरी बात है, यदि वास्तव में पूरे विश्व में हम फाइटर जेट हटा दें, ड्रोन भी हटा दें लड़ने वाले, फोटो खींचने के लिए शादी में या सर्वे करेंगे तो अच्छी बात है। लेकिन यहां जो एलन मस्क बोल रहे हैं अपनी मूर्खता दिखा रहे हैं। ठीक है, जो उनको मालूम है वो करे। वो हर जगह बहस करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि फाइटर जेट में बहुत खतरा है। वो कहते हैं कि फाइटर जेट में जो पायलट होगा उसको मारे जाने की संभावना है। वह जमाना गया जब फाइटर एयरक्राफ्ट जाके अंदर जाके मारता था, और दूर से ही अपने ही क्षेत्र से, चूंकि लॉन्ग रेंज एक फ्लाइंग है, एक 3 डायमेंशनल प्लेटफॉर्म है। जमीन से आप अब यदि मान लीजिए आप आर्टिलरी या मिसाइल को हटाना चाहते हैं तो बहुत टाइम लगेगा। वहां तो कुछ मिनटों में यहां से वहां वो चले जाएगा और मार करेगा, क्योंकि वो मैक स्पीड से उड़ रहा है और वहां से मिसाइल दाग रहा है। तो ये जो है सो मूर्खता की बात कर रहे हैं। ठीक है, ड्रोन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है इस वॉर में जाता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप फाइटर जेट को आप खत्म कर दीजिए और केवल वही यूक्रेन की बात करें। दुनिया के अन्य जगहों में जैसे इजराइल मार रहा है सीरिया में, वहां पे फाइटर जेट तो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि विपक्ष के पास तो एयर डिफेंस नाम का कोई चीज ही नहीं है। तो फाइटर जेट का कैसे खत्म करेगा? इजराइल से बात करके देखिए जी। अब गाजा से जुड़ी खबरों का रुख करते हैं। पहला जो अपडेट है वो आ रहा है कि लेबनान और इजराइल के बीच जंगबंदी होने जा रही है, और उस पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भी स्वागत करने वाली बातें कर रहे हैं। हाँ, ये तो करते ही हैं। रोम में गए हुए 3 दिन के विजिट पे हैं, उनसे पूछा गया और अपनी बातें बोले हैं कि पहला इमीडिएट है कि सीज फायर, और दूसरा लॉन्ग टर्म जो एम है वह होना चाहिए कि 2 स्टेट नेशन को मान्यता मिले। यानी लॉन्ग टर्म जो घुसा के स्ट्रेटेजी घुसा दिया उन्होंने, इसका मतलब है कि वही विदेश नीति हमारी बनती है जो अमेरिका या इजराइल की है, उसको छोड़ दीजिए। तो बस बातचीत नहीं है, इससे कुछ खास बातचीत नहीं है। लेबनान के साथ जहां तक बात है, लेबनान के जब इधर हाल फिलहाल में नेतान्याहू ने कहा कल या परसों ही कि ठीक है भाई जंगबंदी की बात आप करें, इसका मतलब नहीं कि जंगबंदी मान रहे हैं। और उसके साथ साथ लेबनान का जो भी उनका संसद है वहां भी इसकी चर्चा आज ही होनी थी, शायद उसको मान्यता मिल जाए कि इसकी बातचीत करें, देखें क्या होता है जी। इसके बाद एक सवाल मेरे जो अपने जहन में है वो ये कि अगर लेबनान और इजराइल में जंगबंदी हो जाती है तो क्या हिजबुल्लाह फिर इजराइल पर हमले नहीं करेगा? और अगर हिजबुल्लाह हमले नहीं करेगा तो गाजा में जो हमास फिलहाल कमजोर एक तरीके से, क्योंकि वो इजराइल पे हमले नहीं कर पा रहा, अपनी जमीन पे तो लड़ ही रहा है अभी तक, आज भी उसने कई फौजी मारे हैं, तमाम तरीके के टैंक उड़ाए हैं, वो सब चीजें चलती रहती हैं, क्या वो और दिक्कत नहीं होगी गाजा वालों को? एक मैं थोड़ा सा और बता के बताऊं कि
गोलन ब्रिगेड करके है, उसके कमांडर, आईडीएफ कमांडर ने इस्तीफा दे दिया है। कारण बताते हैं कि उनके क्षेत्र में कुछ सैनिक भी मारे गए, कुछ सिविलियन आए थे आर्कियोलॉजिस्ट काम करने, उनकी सुरक्षा नहीं दे पाए। यह साफ नजर आ रहा है कि हमास भी अपनी ताकत से, अभी भी कल उसने एक टैंक उड़ा दिया था इसराइल का और कई सैनिकों को मार दिया जो ये घूम रहे थे, जहां तहां काम कर रहे थे। हिजबुल्लाह तो पूरी ताकत से 60 से अधिक रॉकेट उसने परसों मारे थे, कल भी मारे थे, और आए दिन वह वहां पे तेल अवीव तक मार रहा है। वैसी हालत में शांति अब एक तरह से मजबूरी बन रहा है। इसके बावजूद कि बाइडेन से आके ट्रंप आए, लेकिन ट्रंप जो है सो ज्यादा व्यापारी है, युद्ध वगैरह ज्यादा नहीं चाहते, और उसके हाथ में शायद वॉर इंडस्ट्रीज नहीं है। यदि वहां से ज्यादा कमीशन मिले तो बात सोचेंगे, वह बात अलग है। तो एक तो यह चीज बनता है निश्चित रूप से कि यह स्थिति आती है। हाँ, क्या हिजबुल्ला अपने आप में स्वतंत्र रूप से हमास को छोड़ के शांति पर पैक्ट पर साइन कर देगा? मुझे संदेह। देखते हैं क्या होता है। जी, आईसीसी का वारंट जो है वो कुछ भी नहीं है। नेतन्याहू को फांसी दे देनी चाहिए। आयतुल्लाह अली खामनेई, सुप्रीम लीडर ईरान ने बयान दिया है। अब बयान दिया है तो पहला हिस्सा तो बिल्कुल ठीक है कि आईसीसी वारंट का कोई मतलब नहीं है। फांसी की सजा दे दे तो वह भी उसी तरह हो जाएगा जैसे वारंट की हालत है। हालांकि वारंट इसलिए जरूरी है कि उनको पकड़ के लाया जाए और उनके ऊपर मुकदमा आगे जारी किया जाए, और जो ही सजा होगा होगा। अभी सजा कहां मिला उन्हें? सजा देने के लिए आईसीसी की जरूरत है कि बंदा सामने हो, और इसलिए चीजें की जा रही है। हाँ, फांसी की सजा मेरे भी हिसाब से होनी चाहिए, लेकिन ऐसे कहां सजा मिलने वाला है? आप लेकिन मुझे तो लगता है जैसे आपने अभी कहा कि फांसी की सजा दे दो, कुछ नहीं होने वाला, वारंट जैसा हाल हो जाएगा। क्योंकि जो पूर्व रक्षा मंत्री है इजराइल का, वो तो जा रहा है अमेरिका, खूब घूम रहा है। हाँ, वो जा रहा है और कोई असर नहीं पड़ेगा। और सबको मालूम, अमेरिका ने कह दिया कि आईसीसी बकवास है। अमेरिका के कई सीनेटर भी कह रहे हैं कि आईसीसी को बैन किया जाएगा, मिलिट्री भी यूज करके उन्हें बर्बाद कर दिया जाएगा, ऐसे कि आईसीसी एक स्वतंत्र देश हो, तुम अपना आर्मी भेजोगे वहां पे। तो यह सब चीजें तो हो रही है, मजाक है। जहां तक पूरे विश्व भर में न्यायालय की बात है, हम देख चुके हैं अपने अनुभवों से और दूसरे जगहों से कि यह शुद्ध बकवास है, कोई मायने नहीं है। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चुनाव हारने के बाद संजय राउत ने कहा कि जो पूर्व सीजेआई थे डीवाई चंद्रचूड़, अगर वो सही समय पर फैसला दे देते 40 विधायकों की मान्यता रद्द करके, तो आज महाराष्ट्र के ये हालात ना होते। तो वो जिम्मेदार है। बहुत बड़ी बात उन्होंने की, और ये तक कह दिया कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए। तो अदालतों के यही हालात रह गए हैं। और संभल आपने देख लिया कैसे एक जज 1 मिनट में सुन भी रहा है, जज भी आदेश भी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। शुक्रवार को जिनेवा में ईरान के विदेश मंत्री यूरोप के 3 देशों के विदेश मंत्रियों के साथ क्या करने वाले हैं? वही ये तीनों E3 हैं, यानी यूके, फ्रांस और जर्मनी। तो परमाणु बम पर नेचुरली ये तीनों उस पर दबाव डालेंगे, तुम परमाणु बम मत बनाओ, जो तुम संवर्धन कर रहे हो 60% तक ले गए उसको घटा के 30% लाओ, और मिडिल ईस्ट में जो तुम तथाकथित रूप से टेररिज्म प्रमोट कर रहे हो, हमास, हिजबुल्ला और हुतीज, उनको बंद करो, सीरिया इराक में लड़ना बंद करो, तब जाके हम तुम्हें तेल की पूरी मान्यता देंगे। और ये अपना ईरान भी अपनी बातें बताएगा कि ऐसा कुछ नहीं, हम ना परमाणु बम बना रहे हैं ना वो कर रहे हैं। जहां पैलेस्टीनियन की बात, उनको स्वतंत्रता दो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। ये सब बातें होंगी। लेकिन हाँ, अभी के दौरान में ईरान कहीं से भी डिप्लोमेटिक बातचीत से पीछे नहीं हट रहा है। यह पेजिशकियान की कहें तो एक पॉजिटिव आउटलुक है। जी, चाइना भी मदद कर रहा है इनकी कुछ इस मुद्दे पर सर? हाँ, चीन का कहना है कि ऐसा मुद्दा नहीं है, परमाणु बम नहीं बना रहा है, और इस पर आप तनाव पैदा कर रहे हैं, हर जगह युद्ध की स्थिति ला रहे हैं, उन पर रोक लगा रहे हैं। और चीन का ईरान के साथ बहुत बढ़िया संबंध है, उससे बहुत भारी मात्रा में तेल खरीदता है, उसकी जरूरत भी है, इसलिए नहीं चाहता है कि ईरान के कोई प्रतिबंध हो। जी, आइरिस वकील जो उन्हें अवार्ड मिला है, वो फिलिस्तीन की महिलाओं को क्यों समर्पित करना चाहती हैं? ये आयरिश लॉयर जो है, बिन्नी करके कुछ नाम है, बिन्नी एन, और इन्हें जो मिला है टैटलर वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, ये साउथ अफ्रीका के साथ आईसीजी में काम कर चुकी थी। आईसीजे पैलेस्टीन के अगेंस्ट में जो जनसंहार हो रहा है इजराइल के खिलाफ में, और ऐसे हर जगह खड़ी रही हैं। और इन्हें अवार्ड मिला है इनके बहादुरी पूर्वक काम करने के लिए, बिना डरते हुए, और महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनके अधिकार के लिए जो भी इन्होंने लड़ाइयां लड़ी, इन्हें यह मिला है। और इसलिए उन्होंने कहा है कि यह अवार्ड उनको जाता है जो कि
फिलिस्तीन की औरतें हैं, भारी मात्रा में मारी गई हैं, भारी मात्रा में संघर्ष भी कर रही हैं, लड़ भी रही हैं, और ऐसे हालत में भी वह छोड़ के नहीं भाग रही हैं। इसे निश्चित रूप से जाना चाहिए। मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं। इसके लिए हम सबके तरफ से उन्हें बधाई हो। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बारीकी से आपने तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।